नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तैयारियों के इसी क्रम में इस समय हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत के संविधान के मूल स्रोत क्या हैं, जैसे कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कहाँ से लिए गए, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। और उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो के देखने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एक क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम्स में गलत नहीं करेंगे। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में आज आप दो वर्ड्स देख रहे होंगे, प्रीएम्बल, पहला वर्ड प्रीएम्बल और दूसरा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो अर्थ होता है वो होता है अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत जो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहीं प्रीएम्बल क्या होता है कि प्रीएम्बल एक ऐसा पेज होता है उस डॉक्यूमेंट का जो उसमें निहित उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके उद्देश्यों के बारे में बताता है और उसकी फिलॉसफी यानी फिलॉसफी और नेचर के बारे में भी बताता है। नेचर के बारे में भी यानी उसकी प्रकृति के बारे में बताता है और यह उस दस्तावेज के प्रारंभ में लगा हुआ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना जो होती है वह किसी डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ में लगा हुआ वह पेज होता है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य और उसकी प्रकृति आदि के बारे में बात करता है। तो हम जैसे देखते हैं कि भारत के जो संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरह के उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नेचर जो है हमारे संविधान का वो है सोवर्न, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये उसका नेचर है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो भारत की प्रस्तावना से संबंध में आता है वो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं वो किस क्रम में हैं। तो सबसे पहले हम भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के क्रम को देखते हैं, उनके अर्थ को देखेंगे, फिर आगे के सवालों को शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले जो क्रम है वो उसके लिए एक ट्रिक है, वो है SSS, डॉक्टर जलीफ डुई। इसमें सबसे पहला जो S है वो सोवर्ण यानी प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ होता है सोवर्ण यानी प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ होता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका अर्थ कि भारत अपनी नीतियों के निर्माण में, अपने निर्णयों में किसी भी बाहरी दखल शक्ति की दखलंदाजी नहीं करता, स्वीकार करता है। यानी भारत अपने निर्णयों में, या भारत की सरकार कह सकते हैं कि भारत की सरकार अपने निर्णय में, अपनी नीति में, अपनी डिप्लोमेसी में किसी भी प्रकार के बाहरी दखल से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकती है। दूसरा होता है सोशलिस्ट। दूसरे एस का अर्थ होता है सोशलिस्ट। इसका हिंदी अर्थ होता है समाजवाद। ये शब्द भारत के संविधान में जब लागू किया गया था उस समय निहित नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो अन्य शब्दों के साथ भारत के संविधान को में 1976 में लगाया गया। लेकिन इसके बारे में बताएं कि सोशलिस्ट की परिभाषा क्या होती है। सोशलिस्ट एक ऐसा होता है कि जिसमें कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का ही नियंत्रण होता है कि क्या राज्य में उत्पादित किया जाएगा, उसका वितरण किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और उसका मूल्य क्या होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा। ये सभी चीजें सोशलिस्ट में ही आती है, यानी समाजवाद में आती हैं। लेकिन भारत का समाजवाद अलग तरीके का समाजवाद है, जो कि गांधीयन समाजवाद, गांधीयन थॉट से यानी उनकी फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित है।
और ये एक इकोनॉमिक टर्म है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो इकोनॉमी एक अपनाया गया है वो एक मिश्रित इकोनॉमी है। इसलिए भारत के समाजवाद में दोनों ही तत्व देखने को मिलते हैं, कैपिटलिस्ट के यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें होते हैं, और दूसरा होता है सोशलिस्ट, जिसमें सरकारी गवर्नमेंट प्लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है सेक्युलर। तीसरा एस जो है वो सेक्युलर के बारे में है। सेक्युलर, इसका अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत की सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी या किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। या ये अलग बात है कि यहाँ के नागरिक अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत की सरकार यानी भारत के स्टेट का कोई भी एक राज धर्म नहीं होगा। अगला आता है डी फॉर डेमोक्रेटिक। इसका अर्थ होता है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ होता है कि पॉलिसी मेकिंग में लोगों की साझेदारी, यानी लोकतंत्रात्मक यानी लोगों का तंत्र, यानी पॉलिसी मेकिंग में लोगों की भागीदारी। भारत के लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से भागीदारी करते हैं? ये अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, जिन्हें हम एमपी और एमएलएज भी कहते हैं। सांसद और विधायक भी कहते हैं। रिपब्लिक नेक्स्ट जो है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य। रिपब्लिक का अर्थ जो होता है वो होता है गणराज्य। यानी गणराज्य कौन सा होता है? इसमें क्या होता है कि जो स्टेट का हेड होता है वो चुना हुआ होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्ट किया गया हो, उसका इलेक्शन डायरेक्ट तरीके से हुआ हो या इनडायरेक्ट तरीके से हुआ हो। जैसे यूएस का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ये वहाँ के डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पर, जस्टिस पर। मेनली सवाल जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं। जे फॉर होता है जस्टिस, जिसका अर्थ होता है न्याय। एल फॉर, इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एल का अर्थ होता है लिबर्टी, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ई मतलब इक्वालिटी, जिसका अर्थ होता है समानता। एफ मतलब फ्रेटर्निटी, जिसका अर्थ होता है बंधुता। डी फॉर डिग्निटी, यानी गरिमा। यू फॉर यूनिटी, यानी एकता। आई फॉर इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। अब हम इसमें से इन 5 अक्षरों के बारे में पता कर चुके हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और ये कैसे होते हैं। तो अब बाकी के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे भारत में जो न्याय है वो भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, और इसमें ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान में जो जस्टिस है, जिसको हिंदी में न्याय कहते हैं,
कितने प्रकार का न्याय वर्णित है? इसमें 3 प्रकार का न्याय वर्णित है, जिसको हम सेप से कहते हैं। पूछा गया है इसकी ट्रिक जे सेप। पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल का अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि भारत में किसी भी क्लास के, किसी भी अलग क्लास के व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये सोशल यानी कि सामाजिक न्याय है। राज्य की नज़र में सभी वर्गों के लोग बराबर होंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, जिसको कहते हैं आर्थिक, यानी कि सभी सरकार की नज़र में सभी अमीर और गरीब बराबर होंगे और सभी लोगों को अपनी आर्थिक प्रगति करने का बराबर का अधिकार होगा। और तीसरे तरह का न्याय है पॉलिटिकल, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक, यानी सभी व्यक्तियों को, देश के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। इसके माध्यम से वो राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अगला आता है, इसी जस्टिस पूरा होता है, जस्टिस की तरह से अगला जो शब्द है वो है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। इसमें सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। लिबर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता। इसमें 5 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसका ट्रिक है टैब फ्यू। टैब फ्यू, एल टैब फ्यू। टी फॉर थॉट, E for expression, B for belief, F for faith, W for worship। यानी भारत में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी विचार कर सकता है, यानी उसे विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, उससे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर सकता है, उसे विश्वास करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसे धर्म की स्वतंत्रता दी गई है और उसे उपासना करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। यानी सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और वे 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं, जिसका ट्रिक है टैब फ्यू, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी के बारे में भारत के संविधान में जिस तरह से न्याय और स्वतंत्रता की बात की गई है, उसी तरीके से इक्वालिटी यानी कि समानता के बारे में भी बात की गई है। इक्वालिटी, जिसे हिंदी में समानता कहते हैं, तो समानता की बात की गई है। तो कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, उसके लिए है ट्रिक SO। 2 प्रकार की, यानी कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस को हिंदी में प्रतिष्ठा बोलते हैं और अपॉर्चुनिटी को अवसर। यानी भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समानता की बात की गई है और वो समानता प्रतिष्ठा और अवसर की होगी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। इसमें एक दूसरे तरीके से सवाल भी पूछा जाता है, उसको भी
तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा प्री एग्जाम में, कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के जस्टिस, कितने प्रकार की लिबर्टी और कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई है। तो जस्टिस है 3 प्रकार का, लिबर्टी है 5 प्रकार की और इक्वालिटी यानी समानता जो है वो है 2 प्रकार की। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जो जली है वो 352 है। यानी ये है जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी और इक्वालिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो है जे सेप। इसका जो फॉर्मूला है वो है टैब फ्यू और इसका जो फॉर्मूला है वो है ESO एसओ। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है। वो है 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। अगला जो हमारा है वो है फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, जो है फ्रेटर्निटी बंधुता। बंधुता बढ़ाने के लिए कौन को बंधुता किस प्रकार से बढ़ेगी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जो बंधुता है वह व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता से बढ़ेगी। ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं हम, जो एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड यानी जो SSI है वो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये नहीं थे। इनको 76वें संविधान संशोधन इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में ये 3 वर्ड जिनको कहते हैं SSI यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये इसी ऑर्डर में है, को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी यानी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं आप लोग। किसी भी देश के संविधान में पहली बार जो प्रस्तावना लिखी गई वह अमेरिका का संविधान था। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल देखने को मिलती है। उसके अलावा अमेरिका के संविधान, अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहते हैं। यानी पूछा जाए कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन सा है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछा जाए
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो वह है भारत का संविधान। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा पूछा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण कौन सा है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण कौन सा है। जो हमने इसमें पढ़ा था ना, डायरेक्ट और डेमोक्रेसी, इसमें दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम जनसंख्या वाले देशों में कारगर होता है क्योंकि वहां पर पॉलिसी मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन होता है वो जनता का डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण जो है वो है स्विट्जरलैंड। सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, तो वो है स्विट्जरलैंड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़ी जनसंख्या वाले देशों में देखने को मिलती है, जैसे भारत, क्योंकि यहां पर लोग अपनी जो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है वह यहां अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यानी एमपी और एमएलएज के माध्यम से करते हैं। भारत की प्रियम्बल में जो वी वर्ड है, वी वर्ड, ये जो वी वर्ड जो लिया गया है वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यानी भारत के संविधान में जो हम शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रियम्बल को इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को कहते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? वो मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से, यानी भारत के लोगों से मिलती है। या कह सकते हैं कि संविधान की शक्ति किस में निहित है? भारत के लोगों में निहित है। दो और पॉइंट्स रह गए हैं। इस जलीफ को ध्यान से देखिए। इस जलीफ में जो तीन शब्द हैं, ये जली, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। और इससे जो जे है, न्याय वाला शब्द है, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। इसको रशियन रेवोल्यूशंस के लिए कहीं कहीं आएगा कि न्याय शब्द किससे लिया गया है, तो हम लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जलीफ से ही आता है, यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी से ही आता है। पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है इसमें, रिपीट करते हैं एक बार, कि सबसे पहले कितने प्रकार के जस्टिस के बारे में बात की गई है? 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में की गई है। उसका जो ट्रिक है वो क्या है? जे सैप। एक तो ये हो जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, तो 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। उसका जो ट्रिक है वो है टैब फ्यू। और फिर इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। कितने प्रकार की इक्वालिटी है? 2 प्रकार की इक्वालिटी है, जिसका ट्रिक है एसओ। ठीक है, तो जली के लिए आप कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और इक्वलिटी यानी समानता की बात की गई है, तो उसका ट्रिक है 352। हमारे में एक आर्टिकल भी है जो समय आने पर पढ़ा जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा।
तो बस इतना ही इसमें पूछा जाता है जो आज पढ़ाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि ना कि हमारे पढ़ाने में कौन सी कमी रह गई और हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकें। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या आता है। अब तक हमने जो भी पढ़ा रहे उसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।